गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे 9 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो भी आपकी मिस ना हो। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था, पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में एक ज़िला है नागौर। नागौर ज़िले के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर बात करें सूचना के अधिकार की, तो सूचना के अधिकार को लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य राजस्थान ही है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। इन्हें यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है अभी। और देखिए, यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त होने से पहले ये यूपीएससी के सदस्य थे, और इससे पहले की अगर बात करें तो ये सीजीपीएससी और एमपीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ पर ये चेयरमैन के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगर हम बात करें यूपीएससी के संवैधानिक प्रावधानों की, तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख मिलता है। अगर कार्यकाल व नियुक्ति की हम बात करें तो इसका अनुच्छेद 316 में वर्णन आपको मिल जाएगा। और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। यानी अगर उसका कार्यकाल 6 साल चलता है तो वो 6 साल, अगर उसकी उम्र मान लीजिए वो 63 साल में नियुक्त हुआ है तो उसका कार्यकाल 2 साल ही होगा। इसको इस प्रकार से समझिए कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 63 वर्ष है उसको अगर नियुक्त किया जाता है यूपीएससी चेयरमैन के रूप में, तो उसका कार्यकाल 6 साल का नहीं होगा, उसका कार्यकाल मात्र 2 साल का ही होगा, क्योंकि वो 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और 65 तक पहुंचने के लिए उसको केवल और केवल 2 साल लगेंगे, तो उसका कार्यकाल है वो 2 साल ही रहेगा। या हालांकि इस चीज़ का कहीं पर वर्णन नहीं मिलता है कि उसका जो योग्यताएं हैं वो क्या होंगी, कि एक यूपीएससी चेयरमैन की योग्यता है वो क्या हो सकती है, वो राष्ट्रपति पर छोड़ा गया है। वो अपने विवेक से तय करेंगे कार्यकाल और उसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, एयर इंडिया क्यों चर्चा में है? इसका भी एक प्लेन है वो क्रैश हो गया। कहाँ पर? खरीपुर हवाई अड्डे पर। देखिए, ये दुबई से कालीकट आ रहा था, दुबई से कालीकट आ रहा था और इसका नाम था AI एक्सप्रेस AXB 1344। ये इस एयर इंडिया के प्लेन का नाम था और यहाँ पर 18 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 18 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी और इसके जो फाउंडर थे वो थे JRD टाटा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किसान रेल। देखिए, देश की पहली किसान रेल अभी चली है, इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये देवलाली महाराष्ट्र से चलकर दानापुर को जाएगी, दानापुर। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें किसान रेल की, तो ये सप्ताह में केवल 1 दिन चलेगी। अभी के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार ये सप्ताह में 1 दिन चलेगी, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा और ये सफल हुई तो इसके यहाँ पर सप्ताह में 1 दिन की बजाय इसको अधिक भी किया जा सकता है। देखिए, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? जो भी फल सब्जी हैं या खाद्य पदार्थ हैं उनके परिवहन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी कि किसानों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो। जहाँ पर उत्पादन अधिक हो रहा है किसी चीज़ का, उसको एक्सपोर्ट करने में इस समय प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि परिवहन है वो पूरी तरह से संचालित नहीं है। तो रेलवे ने इस ओर कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है कि हम किसान रेल चलाएंगे और इसके माध्यम से फल है, सब्जी है या अन्य जो खाद्य वस्तुएं हैं जितने भी प्रकार की, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट, एक गांव है सरन गांव। कहाँ का है? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का। क्यों चर्चा में है? देखिए, ये देश का पहला हस्तशिल्प गांव बना है, देश का पहला हस्तशिल्प गांव बना है। हमने अंतिम सेशन में बात करी थी हैंडलूम डे की, ठीक है, हस्तकला हस्तशिल्प दिवस की। तो यहाँ पर हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए इस गांव को, सरन गांव को, जो कुल्लू हिमाचल प्रदेश का है, देश का पहला हस्तशिल्प गांव इसको घोषित किया है। हस्तकला के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा।
कांचीपुरम साड़ी है, ये तमिलनाडु की फेमस है, ठीक है। इसके अलावा माहेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश की फेमस है। पोचमपल्ली इकत है, ये तेलंगाना की फेमस है। इसके अलावा वेंकटगिरी साड़ी की बात करूं, ये सूती साड़ी है, ये आंध्र प्रदेश की फेमस है। तो ये 3-4 यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हैंडलूम में बनाए जाते हैं। हस्तकला को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए सरकार भी अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रही है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आगे बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है, इसका अभी शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में राजघाट के समीप, और पीएम मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसकी स्थापना की गई है और ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है 9 अगस्त से। इसके साथ ही इन्होंने एक अभियान की शुरुआत और की जिसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। ये 9 से 15 अगस्त तक चलने वाला अभियान है, तो ये भी आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करते हैं विश्व आदिवासी दिवस। ये प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। कमेंट करके मुझे फटाफट आप ये बताइए, गारो खासी जयंतियाँ जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? गारो खासी जयंती जो जनजातियां हैं वो भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट देखिए एनजीटी क्यों चर्चा में है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसने जुर्माना लगाया है 1.9 करोड़ यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसके ऊपर? एक कंपनी है जिसका नाम है सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड। इसके ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर एनजीटी ने लगाया है। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 1.90 करोड़। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यानी यूपीपीसीबी, इसको यहाँ पर आदेश दिया है कि आप इस जुर्माने की वसूली करेंगे। बिकॉज सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने रामगंगा नदी को प्रदूषित करने का यहाँ पर कार्य किया है और एनजीटी ने ये आरोप लगाया है कि आप रामगंगा नदी के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, और इसी आरोप के तहत यहाँ पर ये जुर्माना लगाया गया है। कमेंट करके आप ये बताइए रामगंगा किस नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस है, ये प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन देखिए अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था, और ये नागासाकी पर आक्रमण जो हुआ था, परमाणु आक्रमण, ये हुआ 11:01 पर, और बम जिसका प्रयोग किया गया उसका नाम था फैटमैन। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जो मैंने आपको बताया था। और वो जो बम था लिटिल बॉय वो बना था यूरेनियम का, लेकिन यहाँ जो प्रयुक्त हुआ फैटमैन वो बम बना है प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का बनाया गया, और यहाँ पर काफ़ी सारी कैजुअल्टीज हुई। लगभग यहाँ पे लाखों लोग मारे गए थे, और इसका जो टेम्परेचर यहाँ पर बना था वो लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर बना था। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागासाकी डे और हिरोशिमा डे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा डे के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, मैंने जिक्र किया है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, चंबा रुमाल निम्न में से किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध है? चंबा रुमाल निम्न में से किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब हम अगले सेशन में यहाँ पर आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड।